तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वेबिनार मीट का पूरा एक वीक का सेशन हुआ था टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को, जो कि ऑलमोस्ट 7 दिन तक लगातार वो वेबिनार मीट चला था। अलग अलग डे पर अलग अलग टॉपिक था। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने उसको देख रखा होगा। अगर नहीं देख रखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आज के इस वेबिनार मीट में हमारा टॉपिक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड, डीयू बीएड और बीएचयू बीएड। देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बहुत डाउट है, या फिर कुछ बहुत बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो बोला जाए कि जाके प्लेलिस्ट देखिए, तो उनको इस बात का भी समझ नहीं रहता कि अच्छा यूट्यूब पर कोई कह रहा है कि प्लेलिस्ट देखो, तो कैसे उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, कोशिश करिए कि ये जो छोटे छोटे बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं ये आपके अंदर इम्प्रूव हो। उसके इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगर आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करते हो तो फ्यूचर में अगर आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप हमेशा आपको जॉब में दिक्कत होगी। 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा फिर नहीं मिलेगा कहीं भी आप जॉब करने जाओगे, क्योंकि एक बेसिक मिनिमम स्किल वो आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो कोशिश करिए कि वो स्किल आपके अंदर इंप्रूव हो, एटलीस्ट जो बुनियादी बातें हैं एटलीस्ट उतना तो आपको समझ में आए। खैर, एनीवेज, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, डेली बाइट्स से आप यूट्यूब पर आएंगे तो वहाँ पर सभी टॉपिक्स पर आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लो हम यहाँ पर ये सेशन डीयू बीएड और बीएचयू बीएड के रिगार्डिंग है, तो किसी भी कैंडिडेट को डीयू बीएड का प्लेलिस्ट देखना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको CUET डीयू बीएड 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उसी तरह CUET BHU बीएड 2025 करके भी एक प्लेलिस्ट होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आपको सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। चैनल के नाम पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और जो डीयू बीएड में जो भी प्लेलिस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, बीट सिलेबस हो, बीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या पेपर कोड हो, सारे डाउट एंड क्वेरी आपको सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ महान आत्माएं ये भी होती हैं कि जो समय के साथ बहुत पीछे चल रही होती हैं। जैसे मान लीजिए, सर हम तो सुने हैं बीएड बंद होने वाला है, हम तो सुने हैं ये होने वाला है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग जब जहाँ से सुनते हैं वहीं क्यों नहीं क्लियर कर लेते हैं, या फिर बस हवाई हेडलाइंस देख लिया, न्यूज़ में कुछ भी अनबन चले आए। तो इन सब चीज़ों से बचिए, खास करके ऐसे बच्चे बचें जिनको टीचर एजुकेशन के फील्ड में अपना एक बेहतर करियर बनाना है। क्योंकि देखो, टीचर एजुकेशन के फील्ड में भी 10,000 कमाने वाला व्यक्ति भी है और एक ही महीने में 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी है, और काम दोनों ही कर रहे हैं। 10,000 वाला भी काम कर रहा है, 10 लाख वाला भी काम कर रहा है। अब आपको ये फिगर आउट करना होगा, आपको ये बात खुद समझना होगा कि कोई 10,000 कमा रहा है तो क्या नॉलेज और स्किल्स है कि 10,000 कमा रहा है, और ऐसा कोई 10 लाख कमा रहा है तो क्या नॉलेज और स्किल्स है। तो उस डिफरेंस को आप फिगर आउट करोगे तो अपने करियर में आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। खैर, तो कोई ऐसा हो तो ये वाला भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो जहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया डीयू बीएड के रिगार्डिंग। एंड सेम गोज फॉर बीएचयू बीएड। कोई ऐसा बच्चा जिसको बीएचयू बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जो भी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एट द सेम टाइम जो भी सिलेबस वगैरह वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। देखो यार, ये देखना और समझना ज़रूरी क्यों है? देखो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग ना जितना ज़्यादा आप जानते हो, जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग उतना ही ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाती है, उतना ही ज़्यादा भटकाव कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, मेरे क्लियर कराने से क्लियर नहीं होगा, और आपकी सिर्फ इच्छा होगी हमको सारा डाउट और क्वेरी क्लियर हो जाए तो उससे डाउट एंड क्वेरी क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। सिंपल सा बात ये, जितनी बार आप उसी चीज़ को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितना बार आप उसको देखोगे ना, और जितना ज़्यादा उसके अंदर डीप डाइविंग आप करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको समझोगे, उतना ज़्यादा आपको उस एग्ज़ाम को लेकर क्लैरिटी डेवलप होगा। एंड समझ लीजिए कि आपको अगर क्लैरिटी डेवलप हो गया है ना, तो 50% एग्जाम आप ऑलरेडी मेक थ्रू कर चुके हो। जैसे मान लो कोई बच्चा डीयू बीएड का है और वो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, उसको एग्जैक्टली पता है ना कि लैंग्वेज वाले बच्चे में भी क्या चल रहा है, मैथ वाले में क्या चल रहा है, साइंस वाले में क्या चल रहा है, सोशल साइंस में क्या चल रहा है, CUET-03 में क्या चल रहा है, सेम पेपर कोड BHU में क्या चल रहा है। ये बुनियादी बातें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, तो एग्जाम में आपको क्यों प्रिपेयर करना है, क्यों आपको प्रिपरेशन की ठीक तरीके से आवश्यकता है, किस तरह से आपको फोकस रहना चाहिए, इस सब चीज़ों का आप देखोगे कि ऑलरेडी आप एग्जाम में समझ लो 50% मेक थ्रू कर चुके हो। तो कोशिश करिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हमें अप्लाई करना है,
हम सिर्फ YouTube पर घूस सर्च ना करें। घूस सर्च होता है कि आप बस रैंडमली इधर उधर सर्च कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो कम से ज़्यादा, और कोई भी वीडियो या बात जो है शांति से आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा समय देकर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट डेली बाइट्स, बीट एनी प्लेटफॉर्म, यू जस्ट चूज 1 or 2 or max to max 3 platforms from where you're gathering all of your information and just take pen and paper and just note it down। जो लोग कुछ भी वो लोग बता रहे हैं कहीं पर भी, या तो डेली बाइट्स चूज कर लीजिए या कोई भी और प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, एंड 1 से 2 प्लेटफॉर्म बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी आदमी को कंफ्यूज ही करता है। ठीक है, तो आप सारा कुछ ना नोट करते जाओ कि अच्छा ये एलिजिबिलिटी है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये है। एंड प्लीज़ इस तरह की बातों पर मत जाइए कि मैंने ऐसा सुना है कि फलाना यूनिवर्सिटी से डिग्री का वैल्यू कम रहता है, मैंने ऐसा सुना है कि जो है क्या कहते हैं इस साल से तो बीएड बंद हो जाएगा। तो देखो ऐसे केस में कुछ नहीं होता है। ऐसे केस में मैंने देखा नहीं है कि अमूमन ऐसे लोग जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो। 10-15 हज़ार रुपये मैक्सिमम आते आते वो सैचुरेट होने लगते हैं। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि हम जितना ज़्यादा उस फील्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। ऑल्सो ये इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि एज इट इज सेड, ग्रेट आइडियाज़ आर नॉट सीन विद आइज, ग्रेट आइडियाज़ आर ऑलवेज सीन विद माइंड। तो अब है क्या ना, जब तुमको उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत क्लैरिटी रहेगा ना कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्या होता है, कितना सीट है, कैसा पेपर स्ट्रक्चर होता है, क्या सिलेबस होता है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, अगर आपको इस चीज़ का क्लैरिटी है ना, तो आपके माइंड में ना खुद को लेकर ब्लूप्रिंट बनने लगेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अप्लाई करना है। अदरवाइज आप हमेशा ना कोई कोच या गाइड ढूंढते रहोगे कि कोई बता दे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। एंड ऐसे ऐसे बच्चे हैं, पास्ट के रिसेंट डेज में मैंने देखा है, पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 में एडमिशन ले लिया है, 2024 में वो एडमिशन ले लिए हैं। वो ऐसे संस्था में बीएड में एडमिशन लिए हैं जहां पर उनको एक भी दिन कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, उन लोगों ने ऐसी जगह एडमिशन लिया है जहां पर उनको एक भी दिन जो है कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, और सोचिए जिस संस्था में वो 1 लाख रुपए फी दे रखे हैं, उनको वहां पर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, मतलब अब उनको अपना टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए, वो जिस संस्था में एडमिशन लिए हैं वहां पूछने के बजाय वो अपना डाउट या तो मेरे पास क्लेरिफाई कर रहे हैं या डेली बाइट से किसी फैकल्टी को मैसेज करते हैं कि मैम मेरा ये चल रहा है, मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। आप सीरियसली इस बात को समझ रहे हो? तुमको ये डाउट वहां क्लियर करना चाहिए जहां तुमने 2 लाख रुपए दिया है, जो संस्था कह रही है कि तुमको हम घर बैठे बैठे डिग्री दे देंगे। और आप खुद सोचिए कि अगर आपको इस तरह का टीचिंग सब्जेक्ट के चूज करने में डाउट है, फ्यूचर में आपको कितना तगड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जॉब वगैरह में। ठीक है, जॉब वगैरह में आपको कितना तगड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुनियादी लेवल पर ये दिक्कत हो रही है तो बहुत क्लियर है कि आगे फिर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्लैरिटी हमको रखना जरूरी है, क्योंकि अगर उस पर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे तो फ्यूचर में फिर आप जॉब में जा रहे हो या कहीं इसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप जा रहे हो, आप अपने आप को स्वयं को किसी न तो किसी आप प्रॉब्लम में महसूस करोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, पूरा जो बेसिक डिटेल है वो सारा कुछ चेक कर लीजिए और फिर उसके हिसाब से अप्लाई करिए। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर DU बीएड है या BHU वगैरह, इनका फॉर्म कब आता है? देखो यार, लाइफ में ना एक चीज़ बहुत क्लियर रखिए कि यू आर ऑलवेज फिशिंग फॉर गुड क्वेश्चन। हमेशा ज़िंदगी में ना सही उत्तर से ज़्यादा सही प्रश्न ढूंढिए कि मेरे लिए सही प्रश्न क्या है। डजेंट मैटर कि फॉर्म दिसंबर में आएगा कि मार्च में आएगा। अगर फॉर्म क्या मार्च में आएगा तो नहीं फिल करोगे, या फॉर्म दिसंबर में आएगा तो नहीं फिल करोगे, या फॉर्म फरवरी में आएगा तो नहीं फिल करोगे, तो फॉर्म कभी आए फिल तो आपको करना ही है, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, और जो पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस है मैं कितना उस पर फोकस्ड हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए, मैं कितना फोकस्ड हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप सेल्फ से क्यों ना करें। ठीक है, चाहे आप सेल्फ से प्रिपरेशन क्यों ना करें। ठीक है, एंड चाहे आप कहीं पर प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके क्यों ना करें, मतलब ज़रूरी ये है कि आप करिए, ज़रूरी ये है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, ज़रूरी ये है, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ भी आपने अमाउंट स्पेंड किया दैट इज़ ऑलवेज वर्थ इट, और अगर नहीं होता है ना तो 1 रुपये भी और यहाँ पर जो आप 1 मिनट दे रहे हो वो भी फिर वर्थ इट नहीं है, फिर वो भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ भी कोशिश करिए कि अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो फिर
वो वर्थ इट है? नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो फिर यार, फिर तो आप जो चीज़ भी कर रहे हो फिर वर्थ इट नहीं है। एंड हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, घर पर बोलेंगे बीएड का तैयारी करना पड़ेगा और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। भाई ऐसा है, ये आपको डेटा आपके पास होना चाहिए। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू का फॉर्म लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे भरते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे भरते हैं, और हार्डली 200 से 250 सीट है, हार्डली। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1.2% का सिलेक्शन रेशियो, अगर ठीक से 1% भी नहीं है, ठीक से 1% का भी सिलेक्शन रेशियो नहीं, मतलब कि 100 बच्चा भर रहा है तो एक बच्चे का भी ठीक से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रेशियो है सिलेक्शन का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कहता है। ठीक है, 20 से 25 हज़ार बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, ये रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेहतर ये है ना कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा उतना आपको क्लियर रहेगा कि अगर इसमें नहीं होता है देन व्हाट एल्स ऑप्शन डू आई हैव, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई जिंदगी रोक देना है वही एंड है। तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या ऑप्शन मेरे पास है, तो उस पर भी आपको एक्सप्लोर करना है। एंड हाँ, जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाइए आप प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम को नोट करते जाइए कि ये सारा चीज़ है, ये है, ये है, ये है, और अगर मेरा होता है तो क्या करना है, नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, इन बातों को लेकर आप ध्यान रखेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेरीज ऑफ यू पीपल, जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट और क्वेरी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड आई कॉल आउट योर नेम। आप माइक ऑन करके जो भी कुछ आपको डाउट और क्वेरी है आप श्योरली पूछ सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू कीप आवर क्वेरी लिमिटेड टू DUBA 2025 एंड BHUBA 2025। तो जिनको भी कोई डाउट एंड क्वेरी है जस्ट रेज योर हैंड। इन मीन टाइम मैं आप लोगों का थोड़ा सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको भी डाउट एंड क्वेरी अपना हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज आई रैप अप द सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी सिलेबस मेंशन्ड है DUBA को लेकर, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग पेपर होता है। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो आप अलग पेपर देंगे, आप लैंग्वेज के हैं तो अलग पेपर देंगे, साइंस के हैं तो अलग पेपर देंगे, मैथमेटिक्स के हैं तो अलग पेपर देंगे, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस के हैं तो आप अलग पेपर देंगे। तो बेसिकली पेपर आपको CUET का देना है। ठीक है, तो आपको पहले से ही क्लियर रहना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट चूज करने के हिसाब से ही आप यहाँ पर सिलेबस फॉलो करेंगे कि अगर मेरा सोशल साइंस है तो सब में देखो कि पेपर कोड लिखा हुआ है कि सोशल साइंस है CUEP 04 है, लैंग्वेज है तो 5 है, साइंस है तो 6 है, मैथ है तो 07 है, और कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस है तो 03 है। ठीक है, और उसी तरह BHU का है। देखो, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर DU और BHU का फॉर्म अलग से फिल करना होता है क्या? नहीं यार, दोनों का पेपर का एडमिशन CUET के थ्रू ही होता है, तो पेपर कोड सेम होता है। ठीक है, पेपर कोड आप देख लोगे, उसी पेपर कोड से जो है आपको BHU में भी एडमिशन होते हुए देखने के लिए मिलता है। बस आपको करना क्या होता है कि आप ये चीज़ चेक करेंगे कि हाँ, मैं BHU में अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, आई विल कम टू अल्फिया। यस अल्फिया, यस प्लीज। जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्विच ऑन योर माइक। हाँ, यस अल्फिया, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अल्फिया जी, बताइए। सर, जो रिसेंट एक बैच लॉन्च हुआ है BHU B.Ed को लेके, आप ही का दिल्ली बाइट्स, जी जी। तो वो 17 नवंबर से शायद स्टार्ट होने वाला इट्स था, ऑन लेकिन वो 26 ऑफ नवंबर। 26। ऑफ नवंबर। ठीक हाँ, है। तो एक उसमें डाउट ये था कि जब मैंने YouTube पे वीडियो देखा था तो उसमें था कि टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा उसमें। लेकिन जब मैंने WhatsApp पे ये चीज क्लियर की तो आई डोंट नो कौन हैंडल करता है WhatsApp, तो उन्होंने बोला कि नहीं, टीचिंग से रिलेटेड नहीं आता। तो ये मतलब कंफ्यूजन तो था कि डिपेंड करता है क्या एग्जाम कौन सा है ना। सर, मेरा BHU B.Ed साइंस के लिए मैं करूँगी। हाँ, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बैच में नहीं कवर किया जाता, तो उन्होंने बोल दिया होगा नहीं करते हैं। सही किया उन्होंने। नहीं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नहीं? सिलेबस वाले वीडियो में मैंने क्या बताया है? उसमें उसमें था कि आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आता WhatsApp अरे वाले। एक सेकंड, सिलेबस वाले वीडियो में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? सिलेबस वाले में आपने यही बोला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर होगा।
और अलग से कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस मिक्स रहता है, और क्या बोला और मैंने? टीचिंग का टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन का क्या आता है। बोला है मैंने? मैं प्ले करूँ सबके सामने? तो बोल दीजिए, शायद मुझे कोई डाउट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लियर किया गया है ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, जो कि आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वापस से फिर आप सिलेबस वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अच्छा, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किसी भी बीएड के पेपर में आ सकता है कभी भी। ठीक है, मेंशन हो चाहे ना हो। ओके। ठीक है, एंड साइंस के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, हम्म। जैसे क्वेश्चन तो साइंस का ही है, मैं एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि तुम फिजिक्स के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में बच्चे को कुछ सिखा रही हो, किसी बच्चे से बीकर हाथ से गिर के टूट गया, तो तुम क्या करोगी? उसको 2 चांटे मार के सही करोगी, उसके ऊपर फाइन लगाओगी, या बच्चे को किनारे बुला के समझाओगी, या पूरे क्लास के सामने अनाउंस करोगी कि आपके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, लेकिन किनारे आके कहोगी कि फाइन नहीं लगाया गया आपके ऊपर? तो क्वेश्चन तो साइंस का है, लेकिन लॉजिक टीचिंग एप्टीट्यूड का यूज़ होगा। हम्म। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को 2 चांटा मारेंगी? यही तो करना है। नहीं, हाँ, तो क्या तो करना है? मतलब मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं कवर नहीं, क्या होगा। करेंगे ये बताइए पहले। मैं वही ऑप्शन चूज करूंगी कि सबके सामने तो बोलूंगी कि फाइन लगेगा, हम्म, फिर उसको बाद में बता दूंगी कि नहीं, फाइन ही लगेगा, आगे से ध्यान दें। बस ठीक है, तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रिपेयर करिए, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बस यही पूछता है। ओके। ठीक है, एंड ये जो बात मैं कह रहा हूँ उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप डेली बैट्स के ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकती हैं। आप चेक करिए किस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। ठीक ओके। है, हाँ, यस श्वेता। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग श्वेता जी, आपके क्या डाउट रह गए हैं बताइए। सर मेरा भी सर मेरा भी मैंने भी मतलब यही सेकंड बैच ड्यू का ही किया है और आप मुझे सेकंड भी बैच में मतलब हैं क्या? साइंस फर्स्ट का ही बैच है। में हैं? हेलो, अच्छा, आप सेकंड बैच में, जी बताइए। तो साइंस का मेरा भी सेम बैच ही है, मतलब 06। तो मतलब इसमें जो प्रिपरेशन बैच में उन्होंने जो पूछा था उसके बाद मुझे डाउट आया, इससे पहले नहीं था तो मत एल्फिया ने पूछिए, इग्नोर कि करिए, इग्नोर करिए, इग्नोर करिए। आपका कुछ डाउट है? बस ये एक डाउट था कि मतलब जो प्रिपरेशन बैच में जो आपने बताया तो सारा मतलब कवर करते हैं ना, मतलब साइंस का या जो थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस अलग से जो आपने बताया इग्नोर करने के लिए बोला कंप्यूटर था और ना होम मैंने, साइंस पर। तो इग्नोर करिए। हेलो, ओके, यस राजा, यस प्लीज, नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ जी राजा बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हूँ और मुझे बीएचयू से हिंदी ऑनर से हिंदी से करना है सर बीएड। अच्छा ठीक है। शायद मैंने सर आपसे व्हाट्सएप पे भी बात की थी, इंस्टा पे भी इससे रिगार्डिंग। सर मेरी हिंदी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन मेरा संस्कृत से कभी बैकग्राउंड नहीं रहा, क्योंकि मैंने नवोदय से पढ़ा, उसमें संस्कृत नहीं होता है। ठीक है, सर मैं उसका प्रिपरेशन कहाँ से कर सकता हूँ और अगर उसके कितने क्वेश्चन आते हैं सर, देखिए राजा, इसको समझ सबसे नहीं पहली है। चीज़ तो सिंपल सी बात है, कितना क्वेश्चन आता है सिलेबस समझने के लिए डेली बैट से यूट्यूब पर जाइए, पहला चीज़, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इट डजेंट मैटर कि मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर यूनिवर्सिटी पूछ रही है दैट सिंपली मीन्स कि आपको उसका पेपर देना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर लैंग्वेज के पेपर में 25 क्वेश्चन हिंदी से आता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आता है, 25 क्वेश्चन संस्कृत से आता है, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रख के रखा हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। हर कैंडिडेट को, इंग्लिश वाले को संस्कृत में दिक्कत है, संस्कृत वाले को इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी वाले को इंग्लिश में दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो अच्छा आपको संस्कृत में दिक्कत हो रहा है। अरे भाई, संस्कृत वाले से पूछो ना, उसको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, या हिंदी वाले से पूछो, उसको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। जी सर, और एक क्वेश्चन था सर, संस्कृत, सिर्फ संस्कृत की मुझे क्लास चाहिए आपके साइट से, तो सिर्फ संस्कृत का क्लास मुझे मिल सकता है क्या? हाँ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, मतलब पूरा कोर्स लेना होगा? पूरा कोर्स नहीं लेना होगा, मतलब ये हम लोग करते नहीं है, मतलब ये नॉट लाइक कि कुछ कम पैसा देते ज़्यादा पैसे, एक फिक्स वो है जिसको ज्वाइन करना है करे, नहीं करना ना करे, हम लोग का सिंपल सा है। ठीक है, ओके, तो ठीक सर, वो ठीक है। जब भी क्लास होगा वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत का ही साथ होगा, क्योंकि हम बैच में ये सब नहीं करते हैं कि अच्छा कोई कम दे दे, हम लोग ये कर दे, मतलब ये पॉलिसी ही नहीं है। मतलब कोई आएगा तो हम लोग कह देंगे भाई मत ज्वाइन करो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी?
देखो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको प्रिपरेशन क्लास से रिलेटेड डाउट है तो वो सब यूट्यूब पे पूरा मेंशनड है, आप देखोगे बात समझ में आ जाएगा। एंड जस्ट डू नॉट कम अप विद दिस कि कोई आ रहा है कि हमको ये डाउट क्वेरी है तो अगला कह रहा है हमको तो डाउट नहीं था, सिंस उसको डाउट था तो हमको भी डाउट हो गया, तो मतलब अगला फेल होगा तो तुम भी फेल होने के लिए रेडी हो। तो आप इस चीज़ से बचिए। हाँ यस तरन्नुम, सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा ये डाउट था कि जो बीएचयू और जो डीयू का पेपर कोड होता है वो तो सेम होता है, क्लियर है वो मुझे, बट जो लास्ट में एग्जाम देने के बाद में जो सीसीएस का फॉर्म रिलीज होता है सर वो दोनों का जब डिफरेंट सीसीएस ही का होगा फॉर्म ना? रिलीज होगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और वैसे दोनों अलग रिलीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। यस सर, ठीक है। यही पूछ बेसिकली देखो बेसिकली तरन्नुम होता है ना, फॉर्म सीसीएस का नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि जस्ट सेकंड क्लास, तो बेसिकली फॉर्म जो है ना सीसीएस का नहीं होता है। फॉर्म जो है फॉर्म बेसिकली आप सीयूईटी का फिल करते हो, ठीक है। यस सर। तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे तो पेपर भी सीयूईटी का ही दोगी, ठीक है। यस सर। बस होता क्या, जब यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉर्म रिलीज करती हैं, ठीक है, तो वो बोलती हैं कि अगर आपने सीयूईटी का ये वाला पेपर कोड दिया है तो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यस सर। उसी फॉर्म को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीसैस कहते हैं और उसी फॉर्म को दूसरे यूनिवर्सिटी में कुछ और कहते हैं, यस सर। ठीक है। बेसिकली है क्या ना, इट्स नॉट लाइक सीसैस का आप ही सोचिए कि अच्छा सीसैस का फॉर्म फिल करो, इट्स जस्ट कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रही हो, वो पेपर अलग चीज़ है जो सीयूईटी का दी थी, यस ठीक सर। है। ये COQP 04, 5, 6, 7 ये क्या है, ये सब सीयूईटी का पेपर कोड है। उस पेपर कोड से ना कोई भी एडमिशन ले सकता है अपने यहाँ। कल को मैं एक बीएड का कॉलेज खोल लूँ और मैं भी कहूँगा जो बच्चे COQP 04 का पेपर दिए हैं हम उनका डायरेक्ट एडमिशन अपने यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो लेकिन तुमको डायरेक्ट एडमिशन मेरे यहाँ लेने के लिए एटलीस्ट मेरे कॉलेज का फॉर्म तो फिल करोगी ना। यस सर। हाँ तो बस यही होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU का फॉर्म फिल करो, उसी तरह किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म फिल करो, सब एडमिशन CUET से ही ले रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है ओके सर। ठीक, ओके। एंड एक्सेप्ट जामिया तरन्नुम, जामिया अपना पेपर खुद करवाता है, ठीक है। यस सर, वो तो पता है। हाँ, और IP यूनिवर्सिटी भी अपना पेपर खुद कराती है, ठीक है। यस सर, वो पता है वो भी। बस ठीक है, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है तो आप क्वालिफाई कर लेंगे 2025 में, डोंट वरी, ठीक है। यस सर, वो बैच भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट बैच सर 15 को हुआ था। अच्छा तुम लैंग्वेज के बैच में डेली बैट्स पे? यस सर, कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्लासेस समझ में आई संस्कृत में? यस सर बहुत। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, देन आई कम टू एक्चुअली तरन्नुम मैं इसलिए नहीं जाना क्योंकि लैंग्वेज की क्लास में मेरा ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू, जस्ट दैट्स द रीजन। यस सर। ओके, देन आई कम टू तन्वी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तन्वी जी, बताइए। सर ये मैंने DU BEd का सेकंड बैच लिया है, अभी परचेज किया है। उसमें मुझे ये क्वेरी थी कि जैसे डेली की 1 सवा घंटे की क्लास होती है तो उसमें तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाएंगे या एक एक करके? एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होता है भाई। ओके। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ बैच 1 का है मेरा स्टूडेंट? जस्ट रेज योर हैंड, जो बैच 1 में मेरे साथ पढ़ा हो, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा ठीक है, आई कॉल पूजा, सुरेश और एनी पारुल। यस पूजा, किसी से फीडबैक ले लीजिए भाई। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा। तो क्लास वाला से समझ में आ रहा है ना, ठीक चल रहा था ना क्लास आपका? यस सर, बहुत क्लैरिटी हुई है टॉपिक्स से रिलेटेड, बहुत बेसिक चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो अब तो ऐसा है कि मतलब खुद बहुत फील होता है कि हाँ सारे बेसिक्स एटलीस्ट पता है, कोई बोलेगा। एंड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंटरेस्ट बैठता है तो वो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब मुझे जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है सब पे बहुत इंटरेस्ट आ चुका है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। पूजा ये बताओ, बैच 2 में मैं सिलेबस टाइम से खत्म करूंगा कि नहीं? हाँ सर, डेफिनेटली। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे बैच 2 में, यही प्रश्न बैच 1 वालों का भी रहता था, ठीक है, तो उसको लेकर चिंता न करिए। एंड देखिए डेली बैच पे डिस्कशन बहुत ओपन रहता है। मुझे नहीं पता है कि कौन बैच 2 में है, कौन बैच 1 में है। जैसे तरन्नुम लैंग्वेज में, मुझे पता नाम पता था मुझे, क्योंकि लैंग्वेज के बैच में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा ऑब्वियसली मेरा रोल नहीं है लैंग्वेज के बैच में। तो इट्स वेरी ओपन एंड शट क्लास, ठीक है। बहुत टॉपिक है, अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाते हैं, कुछ 19-20 हो सकता है, अदरवाइज वी आर वेरी ओपन टू फीडबैक एंड डिस्कशन, ठीक है। सेम चीज़ आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है।
यस आई कम टू सुरेश ऑल्सो। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई बैच वन का, सुरेश या कोई और था। हाँ जी सुरेश, क्लास में समझ में आ रही थी? जी सुरेश, हाँ जी सर। क्लास वगैरह समझ में आ रही थी आपको? जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ओके, इनकी वॉइस थोड़ी सी हो रही है। वेलकम टू गुंजा। यस गुंजा, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। Good evening, मुझे एक गुंजा। क्वेश्चन, मुझे डाउट है कि मैं 5th सेमेस्टर में हूँ तो मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? यस यस, फाइनल सेमेस्टर कोई बच्चा पेपर दे सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू देखो देखो गुंजा, अगर नहीं दे पाओगी ना, इमेजिन करो कि तुम नहीं एलिजिबल हो, तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा? यस सर, ठीक है। ड्रॉप हो जाएगा एक साल हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी का ड्रॉप नहीं होना, तो अपीयरिंग ईयर में कैंडिडेट एलिजिबल रहता है, ठीक है। का। ओके, ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू गुंजा। यस नाज अख्तर, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन जामिया बीएड से रिलेटेड yes, था, please. एक छोटा सा पूछ सकते हैं? यस यस प्लीज, यस प्लीज। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था जो आपका प्रिपरेशन बैचेस में आप बता रहे थे, तो सर जामिया बीएड के काफी टॉपिक्स हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि सोशल साइंस, साइंस और रीजनिंग, मैथ्स आपने वीडियो में बोला था कि हम इसकी क्लासेस लेंगे। सर उसमें और भी टॉपिक्स थे जैसे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज, इन सब का भी कुछ पढ़ाया जाएगा? नहीं नहीं, करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं ना क्लास में। तो सिर्फ वही 4 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे हमको? यस यस यस, सोशल साइंस अगर सारा इंक्लूड कर देंगे तो 20,000 रुपये फीस नहीं दे पाओगी ना। ओके, क्योंकि लॉजिकली सोचो ना, सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस थोड़ी ना है। हाँ, अगर कोई बच्चा जामिया में, तो हमको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, 9 सब्जेक्ट प्लस नोट्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस वर्कशीट, सिर्फ 6,000 रुपये में। वो सब तो हम तो जो अब बाकी के टॉपिक्स तो वो हमको खुद कवर करने होंगे? नहीं, खुद नहीं कवर करने होंगे, वो कभी भी आप पढ़ोगे आपको खुद ही करना है। अच्छा, ठीक है। आप ये पूछोगे कि सर कहाँ से पढ़ें, तो ये मैं ऑब्वियसली क्लास में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है उसको। ओके। जैसे उदाहरण के तौर पर लैंग्वेज में जामिया में ना इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें इंग्लिश पैडागॉजी से क्वेश्चन आता है कि कैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्या इंग्लिश को लेकर साइकोलॉजी होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सर वो सब तो सर आप हमको क्लास में बता देंगे? हाँ, वो हम बता देंगे कहाँ से पढ़ना है। आप पूछो कि सर हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, ये मैं बता दूंगा, कहाँ से उठाओ, कौन सा बुक लेना है, ये मैं बता दूंगा। लेकिन करंट अफेयर में कुछ ऐसा नहीं है कि बैठा के हम समझा रहे हैं भैया रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम ये है, प्रधानमंत्री का नाम है ये, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो कराया जाए, एंड अगर उसके लिए हम लोग फी ऐड कर दें बैच में बच्चे से, तो वो कोई बहुत वाइज आइडिया नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी कॉस्ट भी बढ़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप वही प्रोड्यूस करने वाले हो जो आप करंट अफेयर रीड करोगे बेसिकली। सर 26 नवंबर से स्टार्ट है ना क्लासेस? यस इस क्लासेस 26 नवंबर से स्टार्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। कोई भी बैच डेली बैच पर ना, एक तो इन्फॉर्मेशन 1-1.5 महीने पहले दिया जाता है कि मोटी मोटा उस डेट के अराउंड शुरू होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट कुछ समय बाद ही शुरू होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि बैकएंड से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करने होते हैं जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। बस यही कारण है। यस, एंड देखिए यहाँ बैच 1 के जो बच्चे बैठे हैं उनको भी ये पता होगा, उनका 3/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड अगले 10 दिन में उनका बाकी का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल सा क्या है, जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम अगले वाले को शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम अगले वाले को शुरू कर देंगे ना तो पिछले वाले से बेईमानी करने लगेंगे, ठीक है। तो चाहे हमको अगला पोस्टपोन करना पड़े, अदरवाइज हमें क्या दिक्कत है, हम तो चाहेंगे ना कि अर्लीस्ट पॉसिबल शुरू कर दो और अर्लीस्ट पॉसिबल बच्चे एनरोल कर लें, हमको तो यही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक जो प्रीवियस बैचेस हैं उनका सारा मेटल सेटल ना हो जाए, उस सारा कुछ कंप्लीट ना हो जाए, तब तक जो है वी डोंट बिगिन आवर नेक्स्ट क्लास। सिंपल सा वही लॉजिक है हम लोगों का, ठीक है। देन आई विल कम टू गुलबानो, देन विशाल। यस गुलबानो। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मुझे पूछना था सर, क्लासेस ऑफलाइन ही ऑनलाइन प्रोवाइड होगी या ऑफलाइन? ऑफलाइन आ जाइए मेरे ऑफिस में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो सर ऑफलाइन भी इसमें ले सकते हैं क्लासेस? यस आ जाइए आप, मैं एड्रेस आपको सेंड कर दे रहा हूँ, आप आ जाइएगा मेरे ऑफिस, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था कि सर कितने, मतलब जैसे कि अगर मैं बैच लेती हूँ तो कितने मतलब टाइम पीरियड क्या होगा उसका, मतलब जैसे एसएसटी का मैं लेती हूँ कि इसका मुझे करना है प्रिपरेशन टीचिंग के लिए सीयूईटी के एग्जाम का, तो सर उसका मतलब
देखिए, अगर आपको एक मैं बहुत वाइज फीडबैक दूं, एक मतलब वैसे मतलब बिना ये देखिए, वैसे मेरे को इस बात की बहुत फिक्र रहती नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं एक बहुत वाइज फीडबैक दूं, देखिए जो बच्चे का प्रश्न है ना, उसी से पता चलता है कि वो पास होगा कि फेल होगा। ठीक है, तो जो अभी आपका प्रश्न है, अगर कट ऑफ 200 नंबर जा रहा होगा तो आपके 100 भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, मार्क माई वर्ड्स, आप लिख लीजिएगा, सेशन भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। अभी भी समय है, अब से अपने क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करिए। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि बैच कितना ड्यूरेशन चलेगा, क्या होगा, सवाल ये है कि तुम कब पढ़ के कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, वो सर चाहे मैं एक तो दिन में हो, अच्छी दूंगी ना क्योंकि मुझे चाहे, इस चीज में जाना है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी मैं करूँ। हाँ, तो पता है जो आप ड्यूरेशन पूछ रही हैं, तो जैसे कोई स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ चुका होगा, वो भी मेरे से ड्यूरेशन पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सर एक्चुअली अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे 1 ईयर है अभी मेरा ग्रेजुएशन का, तो मैं चाहती थी कि साइड से तो मैं ये तुम क्या कोर्स कर रही हो कि तुम 4 साल का कोर्स कर रही हो? क्या सर? आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं? सर आप क्या कर रही हैं ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में बीए प्रोग्राम है मेरा सर, जेएमसी से। तो आपके पास 1 साल नहीं है, तुम एलिजिबल हो अपकमिंग वाले एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आप कट ऑफ से 100 नंबर पीछे हैं। एक्चुअली सर मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने आपकी वीडियोस देखे और मुझे काफी इससे मतलब मोटिवेशन भी मिला, तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार क्लियर करूं कि हाँ मुझे जाना है। मैं यही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, देखिए क्लास बाकी के लोग, देखिए जो मेरे बैच के भी स्टूडेंट रहे हैं पास्ट में, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कोई बच्चा क्या प्रश्न पूछ रहा है उससे आपको लेवल पता चलेगा। सोचिए इनके बात से मैं ये समझ गया कि इनको कोई आइडिया नहीं एग्जाम के रिगार्डिंग अभी क्या चल रहा है। आप समझ रहे हो, बच्चा ये कह रहा है कि मैं 6th सेमेस्टर में हूँ लेकिन मैं इस साल एलिजिबल नहीं हूँ, बल्कि जो बच्चा फाइनल ईयर में है उसका एग्जाम इसी बार जून जुलाई में होगा। कैसे तुम एलिजिबल नहीं हो भाई, तुम पूरा पूरा एलिजिबल हो। और 90% बच्चे तो 90% बच्चे जो फॉर्म फिल करते हैं वो इस साल 6th सेमेस्टर में ही रहते हैं, बेसिकली वो लोग फाइनल ईयर में ही रहते हैं, तभी वो फिल करते हैं। जो बच्चे ड्रॉप करके फिल करने वाले होते हैं उनकी आबादी ऑलरेडी बहुत कम है, 20 to 25% होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप एलिजिबल हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर डेली बैच का कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो वी डोंट गिव अ डैम अबाउट ड्यूरेशन, कि क्या ड्यूरेशन है उसका हमको इससे मतलब नहीं होता। हमको सिंपल सा एक ही चीज़ से मतलब होता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं उतना टाइम लूँगा जितना मेरा सिलेबस आराम से और सहूलियत से कंप्लीट हो जाए, चाहे 10 दिन बोला गया था या चाहे 12 दिन बोला गया था। अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कोई बैच ऐसा हो जहाँ 10 लेक्चर में क्लास कंप्लीट होती है, कोई ऐसा होता है जहाँ 15 लेक्चर भी लग जाते हैं, कोई ऐसा होता है जहाँ 12 लेक्चर भी लग जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बैच टू बैच। अगर मुझे ये एहसास होगा कि मेरे स्टूडेंट को कोई बात नहीं क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है मैं रुक के उसको समझाऊंगा, मैं लगातार उसको मोटिवेट करूंगा कि भाई अब कर लो, अब कर लो। ठीक है, तो अगर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो सो बीट, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, और अगर मेरा कम टाइम में काम हो जाता है तो कम में दूंगा। ऐसे प्रिपरेशन क्लासेस आते हैं कि जहाँ कम ड्यूरेशन में हो जाता है, ऐसे भी आते हैं जहाँ ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ माई वर्किंग पॉलिसी तो यही रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चों को प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो मैं यूजुअली ब्रेक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभी ब्रेक्स भी देता हूँ। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में उसको लर्न करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं सिलेबस धीरे कर देता हूँ। ठीक है, विदाउट टाइम ड्यूरेशन, विदाउट सीइंग द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई तुम्हारा ज़िंदगी भर यही काम नहीं ना है। अगर ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि बनिए की दुकान पर आप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि 6,000 में हमको कितना मिल जाएगा, अरे तुम कितना कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा 10 दिन में हिस्ट्री प्रिपेयर हो जा रहा है तो तुम ये थोड़ी सोचोगे अच्छा हम 6,000 रुपये में 100 दिन आ सकते हैं तो 100 दिन जाएंगे। अरे तुम्हारा 10 दिन में काम खत्म, बात खत्म। ठीक है, आप इस तरीके से पहले तो जो प्रिपरेशन का अंडरस्टैंडिंग है वो अपग्रेड करिए। और ये कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आप साल भर पढ़ते ही रहोगे, भाई इतना पढ़ने का टाइम नहीं है उसमें। ठीक है, जिस तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपको 4 घंटे 3 घंटे रोज़ रेगुलर बेसिस पर देना होगा, एंड वो हिस्ट्री आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन में पूरा लगातार रिग्रेस वे में पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अगर ड्यूरेशन बहुत लंबा हो तो तुम्हारे खुद ही हित में नहीं है ये बात। अगर जो हमारा बैच 1 का स्टूडेंट है, अगर उसका सिलेबस, मुझे पूरी कोशिश होनी चाहिए कि नवंबर एंड मैक्स टू मैक्स 1-2 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। जैसे देखिए कोई बच्चा लैंग्वेज का था, अभी उसने क्या बोला कि मेरा क्लास 15 को कंप्लीट हो गया है, मतलब जो लैंग्वेज का बच्चा है उसका बैच 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। क्योंकि लैंग्वेज में कितना सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमें 3 पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तीनों पढ़ाया गया तो उसका 15 को कंप्लीट हो गया। इत्तेफाक से देखोगे
कि सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ाया गया अभी तक, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। उनका भी ऑलमोस्ट 14-15 नवंबर को ही कंप्लीट हुआ है। एक सब्जेक्ट और उनको पढ़ाना है सोशल साइंस वालों को, इकोनॉमिक्स, वो पेंडिंग है। तो देखो कि 3 सब्जेक्ट वहाँ भी कंप्लीट हुआ है, 3 सब्जेक्ट यहाँ भी कंप्लीट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द रेशो कि किस पेपर में कितना पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अगर बैच 1 वाले बच्चे का मैं 2 दिसंबर 3 दिसंबर तक उसका कंप्लीट हो, अगर उससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो समझ लो कि पहले ही जाती हो रही है उसके साथ, क्योंकि ज़रूरी मतलब ये कोई अच्छा बात नहीं है कि मैं आगे खींचूँ। ठीक है, उसका हित इसी में है कि अब उसका कंप्लीट हो और वो सेल से उसको पढ़ना शुरू करे। भाई ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप 200 में 100 छोड़िए, अभी आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आई डोंट वांट टू एग्जैक्टली कोट द नंबर, प्लीज़ इस बात को समझिए कि 200 में अगर पेपर, अगर 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो अभी फ़िलहाल आप 100 मार्क्स पर भी रीच नहीं करेंगी, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपको थ्रू आउट पढ़ना है। आप भाई 2 महीने 3 महीने में पढ़ के सिलेबस समेटिए, जल्द से जल्द कंप्लीट करिए और फिर सेल्फ रीड करना शुरू करिए, क्योंकि क्या इस पेपर में आएगा यू डोंट नो। ठीक है, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ जाओगे और पेपर में हो सकता है कि आपको हार्डली 2 ही क्वेश्चन हिस्ट्री का देखने के लिए मिले, ऐसा भी हो सकता है। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ जाओगे, हो सकता है इकोनॉमिक्स से 1 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले और पता चलेगा पॉलिटी से 20 क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि सोशल साइंस के बच्चों को इकोनॉमिक्स का एक ही पेपर में 25 क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, ये चीज़ होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आया था। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। ठीक है, एनीथिंग एल्स गुलबानो? देन आई विल कम टू विशाल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, प्लीज़ अपग्रेड एंड थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन उस पर हार्नेस करिए एंड जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है उन सब का प्लेलिस्ट आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, उन सब का प्लेलिस्ट देखिए, सभी वीडियोस को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखिए, जब तक आपको ढंग से बात समझ में ना आ जाए। जब समझ में आ जाए तो फिर अब स्ट्रैटेजी वाइज प्लान बनाइए कि हम एलिजिबल हैं कि मतलब किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हूँ, क्या मेरा सिलेबस और क्या इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, गुलबानो। देन आई कम टू विशाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विशाल जी। सर आई जस्ट हैव एनरोल्ड इनटू बैच 2। अच्छा, ओके। तो मेरा क्वेश्चन था, आपका जो क्लासेस होगी, आपका जो मटेरियल होगा, उसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? देखो यार विशाल, जानते हो जितना क्लास में कराया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कंप्लीट होते होते। ठीक है, जब आप शुरू करते हो ना तो कम लगता है। ठीक है, हाँ, जब शुरू करते हो तो कम लगता है, जब आगे बढ़ने लगते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जानते हो क्या रहता है कि जितना ये कराएं उतना भी कर लें। ठीक है, यस सर। हाँ, तो बात इतनी सी है। तो आप अभी महीना भर रुकोगे ना, 26 दिसंबर आते आते आपका इतना कंटेंट रहेगा, तुम्हें लगेगा कि हम क्या यही कर लें, वो बहुत है। क्योंकि पता है फिर जब बैच कंप्लीट होता है ना, बच्चा मेरे से ये नहीं पूछता कि सर और क्या पढ़ लें, फिर मैं अगर पूछ दूंगा कि जितना कराया गया उतना कर लिए तो हाँ, तो दिक्कत होने लगती है। क्योंकि पता है देयर इज सो मच ऑफ इट टू स्टडी अंडरस्टैंड। क्योंकि जानते हो कुछ भी पहली बार पढ़ोगे तो जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना विशाल, चाहे आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो, पीजी कर रखा हो, टेक्निकली ना आप उन सभी सब्जेक्ट्स को फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होते हो जब पढ़ना शुरू करते हो तो, और इस नज़रिए से पढ़ रहे होते हो कि ये एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो पता है वो बहुत कठिन हो जाता है उन नए सब्जेक्ट्स को नए सिरे से पढ़ना, रीड करना, फोकस बनाना, नोट्स बनाना। प्लस जानते हो अभी एहसास नहीं हो रहा है आप लोगों को, दिसंबर एंड आते आते फॉर्म आ जाएगा सीयूईटी का। यस सर। और जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा ना, जो भगदड़ मचती है ना दिमाग में बच्चे के, ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा अकेले। क्योंकि आप देखो ना सोशल साइंस में पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी 4 सब्जेक्ट, बट भैया हिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, तो वो सिलेबस में बढ़ते जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। प्लस उसमें 1-2 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन कुछ इधर उधर से पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। और पेपर में वो पूरा 75 क्वेश्चन आता है, तो क्यों जब बच्चा ज्वाइन कर लेता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग। क्योंकि यार आप ये भी समझो ना, मॉक टेस्ट को भी लेकर आप समझो कि आपको प्रैक्टिस भी डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे हम 105 मिनट में वो 75 क्वेश्चन करेंगे, कैसे 1 आवर 45 मिनट में वो 75 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रिपरेशन एक अलग चीज़ है, अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है। तो मतलब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में, किसी भी एंट्रेंस में, जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कई लेवल पर एग्जाम हो रहा होता है आपका। योर एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट योर पेपर और सिलेबस। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप दे रहे हो, पेपर और सिलेबस
सिर्फ 60% एरिया है, बाकी का 40% ये बातें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब है, तो उतना जितना कराया जा रहा है उतना भी कर लीजिए तो बहुत है। और जब उतना हो जाए कि सर मैंने इतना कर लिया है, तो मेरा इस तरह का ओपन सेशन होगा, आप आइएगा, सबके सामने ओपनली डिस्कस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा और क्या पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, जैसे किसी ने कहा ना कि जामिया में करंट अफेयर पढ़ लें, यार जामिया में 9 सब्जेक्ट को अकेले डेरिवेटिव से पढ़ाया कराया जाएगा। ये बताइए, डू यू इवन गेट द पॉइंट 9 सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर मैथ्स है, रीजनिंग है, 9 से 10 सब्जेक्ट हैं। डू यू इवन गेट इट कि तुम एग्जाम के एक दिन पहले कैसे उसको टोटल ऐड करोगे अपने माइंड में। तो इसीलिए तो जामिया का पेपर 170 नंबर का 170 क्वेश्चन आता है, तो कट ऑफ 110 120 जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी सेक्शंस को पूरा पढ़ के 100% अटेम्प्ट कर ले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमको भी क्या क्लियर होना चाहिए कि हम सिलेबस लिखते जाएं और हम पढ़ना शुरू करें। एक साइड से पहले मेरा सोशल साइंस कंप्लीट हो, एक साइड से पहले मेरा साइंस कंप्लीट हो, एक साइड से मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो, मेरा मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो, क्योंकि कोई बच्चा सोशल साइंस का है ना तो पता चलेगा उसका मैथ रीजनिंग में हाथ बहुत तंग है, ठीक है। कोई बच्चा मैथ रीजनिंग का है, वो पता चलेगा हिस्ट्री का उसको एच भी नहीं आता है, ठीक है। तो जब आपको दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है ना, तो तुमको ये भी समझना होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम में 100% इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, कमजोर हो सकते हो उसमें, लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम ब्लैंक हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आप ऐसे ही एग्जाम से बाहर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो पेपर से पहले आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उतना भी कर ले रहे हैं तो पर्याप्त है। जब उतना हो जाए तो ऐड ऑन करने के लिए हम बैठे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यस, एनीवन एल्स, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड। यस तन्वी, यस प्लीज, यस तन्वी, स्विच ऑन योर माइक। तन्वी पराशर। हाँ जी सर, मैंने लैंग्वेज के लिए चूज किया है, तो अच्छा, मैं 2 सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ खुद से, बट आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट संस्कृत। तो आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो आप कि मैं लैंग्वेज के घर पे बैच में अभी हैं क्या? कैसे पढूं जब तक कि क्लासेस शुरू नहीं होती। आप लैंग्वेज के बैच में हैं? हाँ जी। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका कौन सा इंग्लिश, सब्जेक्ट? हिंदी एंड संस्कृत। नहीं, आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रखी हैं लैंग्वेज में आपने, ग्रेजुएशन वगैरह में? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रखा है आपने, अच्छा ठीक है। इंग्लिश के कितना क्वेश्चन आता है पेपर में? यस सर। कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के? 25। 25। 25 क्वेश्चन कर लोगे इंग्लिश का? 20 to 22 कर सकती हूँ सर, अगर मतलब 1-2 में वो भी हो तो। अच्छा, 20 से 22 आप कर लेती हैं, तो 21 मान लेते हैं, 21 कर लेंगे, 21 कर लेंगे, 20, ठीक है। हाँ। 20 कर लेते हैं, चलो 20 कर लें, 20 करें, 20 कर लें, ठीक हाँ है। जी। प्रीवियस ईयर पेपर दिया है? 20। हाँ जी। कितना कर पाई हैं उसमें? हाँ जी सर। अरे कितना की हो उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसमें सर 19 क्वेश्चंस करी थी। अच्छा, और हिंदी में कितना किया है? हिंदी सर में उसमें एक्चुअली मेरा गलत। ठीक है, हाँ, कितना किया है? सफाई नहीं मांग रहा हूँ, कितना किया हिंदी है? में हम्म, हिंदी में किए, हाँ हिंदी में किए थे 14 या 15 क्वेश्चंस किए थे सर। सही की हो कि अटेम्प्ट है? सही, हाँ सही की। सही किए थे सर। अच्छा, तुम चलो और 14, हाँ संस्कृत नहीं करी थी सर। ठीक है। तो जब तक तन्वी क्लास नहीं शुरू हुई है ना, तब तक कोशिश करो कि इंग्लिश वाला जो 19 है हाँ जी। ये 22 पर आ जाए, और जो हिंदी वाला 14 है हाँ जी। कोशिश करो कि ये 20 पर आ जाए, ठीक है। तो जब क्लास शुरू होगी तो मैम बता ओके, देंगे हाँ संस्कृत कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इन मीन थैंक टाइम यू बस सर। कोशिश करिए कि हिंदी वाला 14 से 20 हो जाए, इंग्लिश वाला 19 से 22 हो जाए, ठीक है। यस, हाँ, किसी और, थैंक यू तन्वी। यस, एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट और क्वेरी? अच्छा, यहाँ कितने बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जो बैच 1 में पढ़ चुके हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जो बैच 1 में मेरे साथ पढ़ चुके हैं, मतलब ठीक है, क्लासेस आपकी चल रही हैं अभी, जस्ट रेज योर हैंड, जो बैच 1 में मेरे साथ हैं अभी एज ऑफ नाउ। आयशा है, सुरेश है, कोई और बच्चा है यहाँ बैच 1 का जो बैठा है? तरन्नुम, मतलब दिल्ली बैठ के किसी भी क्लास में पढ़े हो भाई, किसी भी फैकल्टी के साथ आपने पढ़ा हो, जस्ट रेज योर हैंड जो बैच 1 में है प्रेजेंट में। पारुल, क्विक, जो बैच 1 में है, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है।
तो जो भी 4-5 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के लास्ट क्लास में मैंने एक बात कहा था कि देखिए आपको और बच्चों की प्रिपरेशन में क्या अपर एज होता है। जो बच्चा बाद में आ रहा होता है ना, वो बेसिक डाउट्स ही बाद में क्लियर कर रहा होता है, ठीक है, बेसिक डाउट्स ही बाद में क्लियर कर रहा होता है। एंड कोई नॉर्मल बच्चा है जो मान लो बस ठीक है सारा कुछ समझा, एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे है, और वो पहले से ही ज्वाइंट पढ़ रहा है, तो देखो यार पता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए ना आपको टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलो एवरेज भी हो ना, सेलेक्ट हो जाओगे। इट्स जस्ट कि आप डिसीजन कैसा लेते हो, ठीक है, इट्स जस्ट कि आप डिसीजन कैसा लेते हो। अगर आपका डिसीजन ये है कि हम सारा एलिजिबिलिटी और पहले से समझ के ठीक तरीके से प्रिपेयर कर शुरू कर दिए, आप अगले से हमेशा अपर एज पर रहोगे। और हाँ, कुछ लोग भी ऐसा होता है कि उसके पास पैसा रहता है, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं जान रहे होते हैं, तो आपका अपर एज स्पॉयल हो जाता है फिर। तो उस अपर एज को आपको हार्नेस भी आप ही को करना है, ठीक है। जैसे जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी वगैरह पे कुछ डाउट या कुछ पूछ रहे थे, तो जब बच्चा कुछ प्रश्न पूछता है, हैंड ओवर कर लीजिए आप लोग अपना, जब भी कोई कैंडिडेट कुछ क्वेश्चन पूछता है तो पता है कैंडिडेट को हमेशा लगता है कि उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सर क्यों नहीं हमको समझा रहे हैं, क्यों नहीं उसका जवाब दे रहा है, अरे सीधा सीधा बताइए ना क्या पूछ रहे हैं। बच्चे को ऐसा फील होता है कि अरे यार उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये एट द सेम टाइम ये शो भी कर रहा है कि आप प्रिपरेशन में कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आपका प्रश्न बता देगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को लेकर परेशान हो। आप सही चीज़ को लेकर परेशान रहिए तो ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। एंड जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि जैसे मान लो आप सब अपने लॉजिक से आप सब सोचिए, कोई बच्चा मान लो पूछता है कि सर क्लास कितना दिन तक चलेगा, तो पता है वो बच्चा ही सोच रहा होता है इतना पैसा देंगे, अच्छा 1 महीने तक चलेगा। अगर उसको मैं बोलूँ तो 3 महीने तक चलेगा तो खुश हो जाएगा, यार इतने पैसे हम 4 महीने तक पढ़ा रहे हैं, 3 महीने तक पढ़ा रहे हैं। टेक्निकली आपके लिए बहुत दुख की बात है। और मैं बोलूँ 15 दिन में ख़त्म हो जाए तो ये भी कोई सुख की बात नहीं है। उसका एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है कि 1.5 से 2 महीने, ठीक है, क्योंकि डेली बाइट्स पे भी कोई क्लास चलती है तो हम लोग की क्लास 40 मिनट नहीं चलती है, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे, और वो मंथ में लगातार चल रही होती है, अगर कोई फेस्टिवल ब्रेक वगैरह ना हो तो लगातार चलने से होता क्या है कि समझ लीजिए कि अगर मैं हिस्ट्री की क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, तो अगर तुम घंटे के हिसाब से चलोगे तो समझ लो कि लगभग 30 घंटे यानी कि 30 दिन तक समझ लो मुझे हिस्ट्री पढ़ाना होता है, एक्चुअली देखा जाए घंटे के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लासेस 9 बजे से 11 बजे तक 11:30 तक ऐसे चलती हैं, ठीक है। वीक में सभी डेज चलती हैं, 2 ऑफिशियली कहने के लिए फ्राइडे और मंडे छुट्टी रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि बैच 1 वालों को मैंने बहुत ज़्यादा मंडे या फ्राइडे को छुट्टी दिया होगा, अनटिल अनलेस कि ये छठ, दिवाली, दशहरा और इधर ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने उनको छुट्टी दिया होगा मंडे या फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि भाई अगर बच्चे को समझने में दिक्कत हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं ज़्यादा टाइम अपने घर से नहीं दूंगा। जो आपका छुट्टी वाला टाइम है मैं उसमें आके मैं आपके साथ बैठूंगा, समझाऊंगा। और समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार यहाँ पर ये नहीं ना है कि 65% वाला बच्चा भी पास है, 75% वाला बच्चा भी पास है, 80% वाला बच्चा भी पास है, ऐसा तो है नहीं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में और सेमेस्टर एग्ज़ाम में यही डिफरेंस है। सेमेस्टर एग्ज़ाम इसलिए होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को फेल करना है। सेमेस्टर एग्ज़ाम इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चे को पास करना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपना रिजल्ट बनाना है, तो चाहे 40% ही दे के तुमको पास कर देंगे कि चलो भैया तुम 10th में थे, तुम 11th में आ गए, तुम सेकेंड ईयर में थे, तुम 3rd ईयर में आ गए। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में तुम्हारा 99 की जगह 98.9 भी है ना, तो तुम बाहर हो। तुम्हारा 99 की जगह 98.1 है तो तुम बाहर हो। अगर 99% है, 98.9 है तो भी आप बाहर हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर कट ऑफ 99 गया है तो तुमको 99 पर ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो प्रिपरेशन भी है वो उसी तरीके से होता है। तो पहले ना इस फ़र्क को आप महसूस करिए, और यही रीज़न है कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU का मॉक टेस्ट वगैरह है, COQP 04, 5, 6, 7 वगैरह का, आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वो इसीलिए बना है क्योंकि आप ये बात स्वयं से चेक कर पाओ कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल नहीं है ठीक, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिल्ली बाइट से प्रिपेयर करो, आप कहीं भी प्रिपेयर करो। अब आपको समझना होगा कि तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि तुमको प्रिपेयर करना है, ठीक है।
जैसे कि आप डेली बैट्स के ऐप ओपन करोगे तो आपको देखोगे ना ऊपर टोटल 8 टाइल्स आपको शो कर रहे होंगे। सबसे पहला वाला बीएड एंट्रेंस वाला ओपन करो और उसमें देख लो कि तुम कौन से सब्जेक्ट से हो। अगर तुम 04 से हो तो 04 चूज करो, 5 से हो तो 5 चूज करो। तुम कोई भी कोर्स ओपन करोगे वहाँ तुम देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, और ऑनलाइन मोड में भी आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाके अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको चाहिए समझ में आए, आप कनेक्ट फील करते हैं तो डेली बैट्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अप टू यू। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि मैंने हैंडलर से पूछा और उन्होंने बहुत क्लियर कट जवाब नहीं दिया। एक्चुअली हैंडलर ने बस आपको मना नहीं किया, वो आपको उतना ही जवाब देती है जितना मेरे साइड से इंस्ट्रक्शन रहता है। क्लियर कट जवाब में ये कि आपको हम नहीं ऐड करना चाहते हैं, बस आपको वो चीज़ वो कह नहीं रही हैं, क्योंकि कोई बच्चा का डिटेल देख के नहीं आता है तो वी डोंट ऐड। ठीक है, हार्डली कोई बैच 1 का ऐसा बच्चा यहाँ पर होगा जो कह दे कि डेली बैट्स ने फ़ोन करके उसको कहा ज्वाइन करने के लिए। इट्स अप टू देम कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स अप टू देम। ठीक है, हम लोग नहीं कहने जाएंगे फ़ोन करके। हाँ, क्लासेस में पढ़ रहे हो तो जरूर कह देंगे कि भाई आपको 3, 4, 6 एग्जाम्स का फोकस रखना चाहिए। किसी भी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम का टारगेट नहीं लेके चलना चाहिए। जो एक एग्जाम का टारगेट ले रहा है वो ऐसे ही फेल है। ठीक है, पुटिंग ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, इवन इफ अ सिंगल एग इज रॉटन, ऑल ऑफ देम विल गेट रॉटन। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो कि हमको तो सिर्फ ड्यू में एडमिशन लेना है, तो आप ऐसे ही फेल हो, आप ऐसे ही बाहर हो। आपको कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम हम 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हैं मिनिमम, तब जाके कोई एक ऐसा होगा जो आपको सिलेक्शन देगा। और हाँ, अगर आप ठीक तरीके से सिलेक्शन नहीं लोगे तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्रा है, एमडीयू है, जो आपको बैक डेट में भी पैसा लेकर डिग्री दे देंगे। तो वहाँ के बच्चों का क्या सिचुएशन है आप कभी बताइएगा। अपना इंस्टाग्राम का मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा यहाँ पर, आप देखना जो बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से बीएड कर रहे हैं वो सब फर्स्ट ईयर में हैं, उनको अभी तक अपना सब्जेक्ट नहीं क्लियर है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। भैया तो अपना सब्जेक्ट नहीं, तुमको खुद अपना सब्जेक्ट नहीं क्लियर है, तुम पढ़ाओगे कैसे स्टूडेंट्स को। और हर सेक्टर में कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। जो 10 लाख कमा रहा है उसको बस यही सब इन्फॉर्मेशन की क्लैरिटी है कि क्या चीज़ होगा क्या चीज़ नहीं होगा, और जो 10,000 कमा रहा है उसको यही छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लैरिटी नहीं है। तो वो जो क्लैरिटी है ना, वही आपको 50% सिलेक्शन आपका वो ऑलरेडी करा देगा, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ही। खैर चलिए, एनीवन एल्स एनी डाउट? यस तरन्नुम अपने हैंड रेज कर रखा है। सर मेरा एक और डाउट था सर, जो सेकंड बैच जामिया का स्टार्ट होने वाला है 30 नवंबर से, तो वो मैंने देखा था, तो सर आपने बताया था जो प्रिपरेशन क्लास है वो बाइलिंगुअल होगी, बट सर जो पीपीटी शो की जाती है मतलब उसकी लैंग्वेज क्या होगी फिर सर? मतलब वो भी बाइलिंगुअल होगा या फिर ओनली मतलब इंग्लिश में? मेजरली इंग्लिश होगा, डिपेंड करता है फैकल्टी टू फैकल्टी। ठीक है, मेरी क्लास में मेजरली इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत दिक्कत होता है। एंड आई गेस रिमझिम की क्लास में इंग्लिश हिंदी दोनों दिखेगा। ये फैकल्टी के ऊपर है डेली बैट्स पर, क्यों कैसा पीपीटी यूज़ करना चाहते हैं। मैं पीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ यार, सच बताऊँ तो। ओके सर। हाँ, कोई मेरे साथ कोई पॉलिटी वॉलिटी पढ़ा होगा तो मेरे पीपीटी में गिनती का भारत का नक्शा बना रहता है, और गिनती के 2-3 स्लाइड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसा लिखा रहता है, अदरवाइज तो नहीं रहता। डिपेंड करता है फैकल्टी टू फैकल्टी, इट्स टोटली अप टू द फैकल्टी हाउ दे वांट टू टीच। अगर आप उनको लगता है कि कुछ आपको हिंदी में देना है तो आपको हिंदी में देंगे। ठीक है, बाकी आप लैंग्वेज के बैच में थी ना? यस सर। हाँ, तो बाकी ठीक है, वहाँ तो हिंदी हिंदी में रहेगा, संस्कृत संस्कृत में रहेगा। नहीं सर, वो तो ठीक था, मतलब कि वहां पर जैसे पूरी पूरी मतलब स्लाइड दिखाते थे, तो मतलब ऐसा जेएमआई के बैच में होगा या नहीं? डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी भाई, डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी। ओके सर, ये भी उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये फैकल्टी पे डिपेंड करता है। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पीपीटी बना के नहीं ले आता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं समझाऊंगा, मैं नोट करा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंटेंट पूरा मेरे को रटा हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को। यस सर, एनीवन एल्स एनी अदर डाउट? किसी और कैंडिडेट को कोई भी डाउट और क्वेरी? ठीक है, चलिए क्लास, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ ठीक तरीके से सेट करें। आप 4 से 5 अपना यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट बनाइए, देखिए कि हमको कैसे कैसे हर यूनिवर्सिटी का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ का अलग से लिस्ट बनाऊँ। वो 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है? दूसरा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। अगर नहीं एलिजिबल हूँ तो दूसरा कौन सा यूनिवर्सिटी उसमें ऐड करना है। तीसरा चीज़, सिलेबस, सीट, फी स्ट्रक्चर, ये तीनों का भी आपको आइडिया होना चाहिए। सिलेबस क्या है, सीट क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। और चौथा चीज़, अब आप देखिए कि जो उनका लास्ट ईयर पेपर हुआ है उस पेपर के हिसाब से कितना मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैं उस पर सेट बैठ रहा हूँ कि नहीं।
I mean, उस पेपर के हिसाब से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ कि नहीं, कि जो लास्ट ईयर का पेपर है और जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तब तुमको प्रिपरेशन की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ से प्रिपेयर करोगे, ये तुम्हारा चॉइस है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप डेली बाइट्स आके ज्वाइन करिए, यहाँ से करिए, वहाँ से करिए। जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ करियर काउंसलर, मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे जैसे हो, चाहे धोखे से हो चाहे धक्के से हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सिलेक्शन हो। आप डेली बाइट से कनेक्टेड फील करते हैं, आप डेली बाइट से ज्वाइन करिए। आप कहीं और कनेक्टेड फील करते हैं, आप कहीं और से ज्वाइन करिए। लेकिन एक चीज़ जो फंडामेंटली आपको क्लियर होना चाहिए, दुनिया में देयर वॉज नेवर, देयर विल नेवर बी, एवर, कभी भी कोई भी देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आप यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स और शॉर्ट्स आप फ्री में देखते हो तो वहाँ पर कीमत आपकी वक्त की है, समय की कीमत है, जो आप बेवजह दे रहे हो। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्री हो। और किसी ऐसे बच्चे को, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं सर आई कांट अफोर्ड, कोई यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता है क्या? कोई नहीं लाइव पढ़ाएगा यूट्यूब पर एज़ फार एज आपके पेपर कोड कंसर्न है, क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। वो लॉजिक वहाँ पर भी लागू हो रहा है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई फ्री पढ़ा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स का होगा जहाँ पहले ही 1000 का बाजार है। ठीक है, अगर आप CUET का पेपर दे रहे हो, एक अब मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, अगर आप CUET का पेपर दे रहे हो और तुम्हारा पेपर कोड है COQP 06 और तुम्हारा पेपर कोड है COQP 03, तो पूरे इंडिया में COQP 03 का पेपर देते हैं 3 से 3,500। COQP 07 अगर आपका पेपर कोड है मैथमेटिक्स, COQP 07 मैथमेटिक्स, तो पूरे इंडिया में COQP 07 का पेपर कोड का जो पेपर देने वाले लोग हैं हार्डली 3 से 3,500 हैं, और जो 06 का पेपर देने वाले हैं 4 से 4,500 हैं। तो पता है कोई तुम्हें लाइव पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि 3,500 बच्चे तो एक साथ आ नहीं जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो कितना भी लाइव करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो देयर आर नो फ्री लंचेस। तो ज़रूरी क्या है, वहाँ पर कोई तुमको पैसा लेकर भी पढ़ा देना बहुत बड़ी बात है। कोई पैसा लेकर भी पढ़ा दे तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मेरा बैच 1 में ही, अगर कोई बैच 1 का साइंस के स्टूडेंट है क्या यहाँ पर? आई डोंट थिंक कि कोई साइंस का स्टूडेंट होगा बैच 1 का। उनके साइंस के बैच में चेंज किया गया था। क्यों चेंज किया गया था? क्योंकि स्ट्रेंथ का इशू आता है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर देने वाले साइंस के कम हैं सोशल साइंस के ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को जो ये रो रहा है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, यार ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड सिंपैथीज, आप नहीं मेक थ्रू कर रहे हो फिर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर उधर सोच रहे हो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई नहीं कराएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है करवाना। इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, इसलिए कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर उस 07 के पेपर को 5 लाख बच्चे दे रहे होते ना, आपको अगले दिन ही मेरा सिस्टम तुरंत आपको उल्टा दिखाई देगा। तुरंत दिखाई देता कि मैं पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तुरंत मेरा कंप्यूटर सीधा उल्टा हो जाएगा, मैं सीधा उस साइड खड़ा रहूँगा, स्क्रीन के उस साइड खड़ा रहूँगा सीधा। ठीक है, फिर वो नहीं होता है टीचर्स हल्ला कर रहे हैं, दोस्तों मैं सबसे पहले आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, उधर कोई तुमको फ्री में नहीं दे रहा भाई। ठीक है, वी आर इन द सेम प्रोफेशन, कोई फ्री में दे सकता है या दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इट्स वेरी क्लियर टू अस। तो अगर कोई कह रहा है कि हम फ्री में दे रहे हैं तो बहुत बड़ा लग कट रहा है। ठीक है, मैं तुरंत स्क्रीन का साइड चेंज कर दूंगा अगर उसको एग्जाम को 5 लाख लोग दे रहे होंगे, क्योंकि कितने लोगों की वो ज़रूरत है ये मैटर करता है। तो अब क्या है ना, अगर और किसी चीज़ में लिमिटेड लोग हैं और उसमें डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपको कोई करवा दे वो बहुत बड़ी बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर 20,000 बच्चे देते हैं और उसमें सीट 250 है, तो सिलेक्शन का रेशियो 2%, 1% है, तो देने वाले लोग 20,000 कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तुम अगर वाकई में सोचो ना तो 20,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल किसी भी जॉब का फॉर्म निकल जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग पेपर देते हैं, तो 20,000 कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि सीट फिर 2 ही 250 है, क्योंकि 250 सीट में भी क्या है, 60 सीट तो गर्ल्स के लिए ही है, 200 सीट बचा कोविड के नाम पर। ठीक है, तो BHU में वही सीट 50 बचा, 50 सीट ही है, 100 सीट ही है, कोविड के नाम पर है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया। अगर जामिया का पेपर 25,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और 200 सीट है, और हर पेडागोजी में, हर टीचिंग सब्जेक्ट में गिनती का 3-4 सीट ही है जामिया में, तो तुम कैसे मेक थ्रू करोगे? तो तुम्हारे लिए तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया ना। लेकिन लार्जर लेवल पर देखोगे तो 20,000 बच्चे दे रहे हैं। इतना तो अकेले COQP 03 का पेपर देते हैं। लास्ट ईयर COQP 03 का पेपर लगभग 22,000 बच्चों ने दिया है। 03 वाला पेपर कोड CUET का, उसको लगभग 22,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उसका।
तो आप देखो ना, उसको 22,000 फिल किए हैं, उतना ही जामिया में भी फिल कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, और उतना ही DU में भी फिल कर रहे हैं। तो आप पहले कंपटीशन के रेशियो को समझो, तब तुम्हें कोई पेड भी करा दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा हमारे पास आता है, मैंने बोला कि जामिया में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपका पहला क्वेश्चन ये सोचना चाहिए कि ये लोग मैनेज कैसे करते हैं भाई, इतना सारा सब्जेक्ट कैसे मैनेज होगा। क्यों जब आप बैच ज्वाइन करते हो तो सोशल साइंस से क्लास लाइव होता है, साइंस वाले में डाउट सेशन तो होता है, लेकिन साइंस वाले में रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज क्यों दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हर पेपर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर पेपर का एक रिक्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। आपको वो चीज़ पे कैच करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कैच करोगे तो आपको मतलब इसका खामियाजा, इसका परिणाम सिर्फ ये है कि आप फेल हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। इसका सिंपल सा परिणाम ये है कि आप फेल हो जाओगे। और अच्छा, दुख की बात जानते हो क्या है? तुम फेल होगे, तुमको लगेगा तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी रह गई थी, बल्कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह गई थी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि फेल क्यों हुए हो, ठीक है। फिर आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके इन एंड अराउंड जो बच्चे एवरेज थे या बिलो एवरेज थे पढ़ने में, सेलेक्ट हो गए। वही उनको अपर एज देता है बस, और कुछ अपर एज नहीं देता है, कि उनको उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है कि अच्छा ये DU है, ये BHU, जामिया, RI का ऐसे चल रहा है, CUET कैसे चल रहा है, 03 वाला पेपर कोड दूंगा तो इतने बच्चे दे रहे हैं, ये कंपटीशन है, मुझे ये प्रिपेयर करना है, इसका सिलेबस ये, इसका सिलेबस ये है, कौन सा मुझे ज्वाइन करना चाहिए। जैसे ही आपको इस पर क्लैरिटी हो जाएगी, आप ऑलरेडी हाफ वे मार्क अचीव कर चुके हो, 50% आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यही मतलब एक डेटा है एग्जाम को लेकर। तो डेटा इटसेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक यू थ्रू द एग्जाम। चलिए खैर, दैट विल बी ऑल। किसी और कोई डाउट और क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल रैप अप द सेशन। ओके, चलिए खैर, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत जल्द दिल्ली बैच की नेक्स्ट सेशन का अनाउंसमेंट होगा, एंड श्योरली विल बी कमिंग अप विद मोर यूनिवर्सिटीज एंड डिस्कसिंग सम ऑफ द फर्दर पेंडिंग टॉपिक्स। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, गुड नाइट एवरीवन।